जय हिंद दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज का आज मैं 11th लेक्चर लेकर आई हूँ और ये लेक्चर फिजिक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर है। मतलब कि इसके बाद एक क्लास और आएगी और फिजिक्स हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? उसके बाद हम केमिस्ट्री मंडे से और उसके पैरेलली अल्टरनेट डे बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो एक वीक के अंदर ही केमिस्ट्री शायद 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगी और फिर जो आने वाला नेक्स्ट वीक होगा उसमें से फिर हम सिर्फ बायोलॉजी पूरे वीक में करेंगे। ठीक है, तो अगस्त में 30 अगस्त से पहले ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। चलिए, आज L11 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और दूसरा है रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो देखिए, जो पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस आरओ में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली इन दोनों टॉपिक से करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन करंट के क्वेश्चन को समझने के लिए भी हमें उसका बैकग्राउंड का आइडिया लेना जरूरी है और ये जरूरी है जानना कि ईयर बाय ईयर किस ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो घटना चक्र में मैंने आज के लेक्चर में सारे एमसीक्यू नहीं लिए हैं, मैंने 2 टॉपिक्स को क्लब किया है घटना चक्र से और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे थ्योरी के बेसिस पे वो मैंने लिए। बाकी करंट का जितना भी पोर्शन है वो पीसीएस अभ्यास द्वारा आगे आने वाले करंट अफेयर्स की जो क्लासेस रहेंगी उनमें कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्पेस एंड डिफेंस की जितने भी 1 ईयर के करंट है वो अच्छी तरह से आने वाले करंट की क्लासेस में कवर कराए जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में केंद्र क्या क्या है। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या मतलब भारत की अंतरिक्ष के संबंध में क्या क्या प्रौद्योगिकी विकसित कर रखी है भारत ने और उन प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर कहाँ कहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसा कि सभी जानते हैं चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग या चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग, मंगलयान लॉन्च कर चुके हैं। तो सबसे प्रतिष्ठित जो स्पेस के क्षेत्र में संस्था है भारत की वो कौन सी है? इसरो। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या जिसे इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, सेकंड आती है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम केरला में है और यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी है। ठीक है, तो जो आप देखते हैं ना कि सैटेलाइट जाती है, हमें स्पेस की जब भी फोटो मतलब दिमाग में आती है तो क्या है? रॉकेट जा रहा है, रॉकेट उड़ रहा है। ठीक है, तो वो रॉकेट्स क्या करते हैं? रॉकेट्स के अंदर सैटेलाइट्स रखे हुए रहते हैं और वो रॉकेट्स नीचे जमीन से ऊपर जहां पर भी जिस कक्षा में सैटेलाइट को भेजना होता है वो उस कक्षा में सैटेलाइट को पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो वो जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो भारत में पर्टिकुलर जगहों से लॉन्च होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में हम कहीं पे भी ले जाए रॉकेट को और वहां से लॉन्च कर दे, ऐसा नहीं होता। जो समुद्र के किनारे के कुछ पर्टिकुलर स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर बना रखे हैं इंडिया ने, सिर्फ वहीं से ही रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो उनमें से एक सेंटर है तिरुवनंतपुरम का जिसको बोलते हैं थुम्बा। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष, ये है आंध्र प्रदेश में, ये भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। अभी हम आगे की स्लाइड में इनका डिटेल थोड़ा देखेंगे। फिर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये है अहमदाबाद में फॉर रिमोट सेंसिंग और टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। जितनी भी सैटेलाइट इंडिया ने भेज रखी है स्पेस में, उस सैटेलाइट्स का कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? वो किया जाता है कर्नाटका में, एक जगह है, जिला है जिसका नाम है हसन, वहां से किया जाता है। ठीक है, तो जो मास्टर कंट्रोल सुविधा है वो कहाँ पर है? हसन में है। फिर है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्रव प्ररोधन प्रणाली केंद्र, ये कहाँ पर? केरल और कर्नाटक में है, 2 जगह पर है। फिर है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और लास्ट में इसरो टेलीमेट्री ट्रैफिक कमांड नेटवर्क, ठीक है, या इस्ट्रैक, जिसे ये है बेंगलुरु में। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है इसरो की जिसे बोलते हैं एंट्रैक्स। ठीक है, एंट्रैक्स ये क्या करती है? ये एजेंसी यहाँ पे लिख देती हूँ ANTRAX। ठीक है, एंट्रैक्स का क्या काम है? ये वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देती है हमारे स्पेस स्टेशन के, भारत के। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी और कंट्री को सैटेलाइट लॉन्च करना है पर उनके पास रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी नहीं है या इतनी तकनीक उन्नत नहीं है, जैसे कई छोटे छोटे कंट्री जैसे मान लीजिए नेपाल है या भूटान हो गया। ठीक है,
तो वो कंट्रीज क्या करेंगे, वो इंडिया के पास आएंगे और इंडिया को बोलेंगे कि आप हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर दो और बदले में हम आपको उसका जो भी मतलब जितना भी चार्जेस होगा वो हम आपको पे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी जो स्पेस से रिलेटेड वाणिज्यिक कामों का जो हिसाब किताब रखती है या जो कार्य करती है, वो उस एजेंसी का नाम है अंतरिक्ष, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर है ये कुछ इसरो स्पेस सेंटर्स एंड यूनिट्स, ठीक है। भारत में जितनी भी यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स का एक डिटेल है इस चार्ट में, ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छा, अब जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स, जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। जो भी इंडिया सैटेलाइट बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर रॉकेट के अंदर रख के उसे ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, जीईओ में या एमईओ में या एलईओ में भेज देते हैं, ठीक है। तो वो साइट्स कहाँ कहाँ पर है, तो 3 आप याद रखिएगा। एक तो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में, दूसरा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या जिसे श्रीहरिकोटा भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और तीसरा है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप या जिसे प्रचलन में कौन सा नाम है इसका, व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए जो नॉर्मल स्पेस रॉकेट। अब अगर भारत में सैन्य रॉकेट का परीक्षण करना हो, ठीक है, तो वो कौन करते हैं, वो कहाँ से किया जाता है, वो स्थल अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। और ये कौन करता है, देखिए रक्षा से संबंधित जब भी कोई बात आएगी तो हमेशा इंडिया में कौन सी एजेंसी सर्वोपरि है, वो है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या नाम है इसका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मतलब है कि रक्षा के संबंधित कोई भी अनुसंधान या विकास का कार्य करना होगा तो डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो टॉप एजेंसी हमारी डिफेंस की कौन सी हो गई, इस डीआरडीओ, और स्पेस की टॉप एजेंसी कौन सी हो गई इंडिया की, इसरो, ठीक है। तो रक्षा और अंतरिक्ष दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। रक्षा तो क्या हो गई, जो हम हमारी मिलिट्री को जो जरूरत होती है उपकरणों की, हथियारों की या वायुयानों की, वो रक्षा के अंतर्गत आते हैं। और स्पेस के अंतर्गत क्या आती हैं, सैटेलाइट्स वगैरह आती हैं, ठीक है। या जो हम जैसे मंगलयान भेजा था, चंद्रयान भेजा था, जो अलग अलग उपग्रहों पर ग्रहों पर हम जो मिशंस भेजते हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। तो आप रक्षा और अंतरिक्ष का अलग अलग क्या डिफरेंस है, ये चीज दिमाग में जरूर रखिए, क्लियर कर लीजिए। सुनने में दोनों लगभग ऐसे लगती है कि एक जैसी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, तो कौन सा था, अंतरिक्ष में भेजा गया आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह था। अच्छा, अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जब आर्यभट्ट हमने लॉन्च किया था तो हमारे पास इतनी फैसिलिटी इंडिया के पास नहीं थी कि हम इसे लॉन्च कर सके, ठीक है। तो इंडिया ने किसकी मदद की थी, कौन सी कंट्री की, विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री इंडिया लॉन्च्ड आर्यभट्ट सैटेलाइट, क्लियर, कमेंट करके बताइए मुझे। आजकल कमेंट बॉक्स मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है, लोग ढंग से ना कमेंट नहीं करते। आप लोगों ने जो बोला मैंने कर दिया, इंग्लिश के क्वेश्चन भी डाल दिए, लेकिन फिर भी कमेंट्स की फ्रिक्वेंसी मुझे कम लग रही है आजकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है। अच्छा देखिए, ये 2021 का है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली पिछले 7-8 सालों के ही क्वेश्चंस मैंने आज के लेक्चर में कवर किए हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस एंड डिफेंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो ज्यादातर करंट बेसिस पे ही रहते हैं। तो आप एक बार ट्रेंड देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये 2021 का है। इस समय पे नासा द्वारा कौन से मिशन थे ये, तो ये थे शुक्र से संबंधित, ठीक है, वीनस से संबंधित मिशन थे, डा विंसी एंड वेरिटास। फिर है क्वेश्चन, निसार उपग्रह निम्न में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकास किया गया है। अच्छा, निसार में देखिए 2 शब्द छुपे हुए हैं, एक तो है नासा और दूसरा है इसरो, ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बना, निसार, ठीक है। तो निसार में कौन कौन छुपे हुए हैं, इसरो और नासा, आंसर हो गया इसका सी, क्लियर। क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, पुरुष तो सभी को पता है, कमेंट में बताइए कि पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन है, महिला कौन थी, वैलेंटीना तेरेश्कोवा। और आप ये भी बताइए कि जो वैलेंटीना तेरेश्कोवा थी ये कौन सी कंट्री की थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम पिक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो कौन थे टिम पिक? टिम पिक अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो ये आप फोटो भी देख सकते हैं, टिम पिक का फोटो है और यहाँ पर ये वैलेंटीना तेरेश्कोवा जी का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो टिम पिक कौन थे? एस्ट्रोनॉट थे। नेक्स्ट है भूस्थैतिकी। भूस्थैतिकी क्या है? भूस्थैतिकी का मतलब होता है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, और कोई सैटेलाइट गया, ठीक है, ये सैटेलाइट छोड़ दिया गया, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जियो स्टेशनरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहा है। तो जियो स्टेशनरी कक्षा ये होती है कि उसमें इतनी ही स्पीड से सैटेलाइट घूमता है जितनी स्पीड से अर्थ रोटेशन कर रही है, ठीक है। तो जिस भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर सैटेलाइट छोड़ा गया ना, तो जैसे अर्थ घूम रही है जिस स्पीड से, उसी से ही ये घूम रहा है। तो क्या हो गया, ये उस पर्टिकुलर लोकेशन के सापेक्ष स्थैतिक स्टेशनरी प्रतीत होता है, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं जियो स्टेशनरी स्थिति। भू के संबंध में, पृथ्वी के संबंध में उसकी स्थिति क्या होती है? स्टेशनरी होती है, स्थैतिक होती है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कि दिल्ली के ऊपर सैटेलाइट ले जाके हमने लोकेट कर दिया, तो वो हमेशा जब भी पृथ्वी जैसे घूमेगी तो सैटेलाइट भी घूमेगा और हमेशा वो लोकेशन कहाँ पर उसकी रहेगी, जो ये वर्टिकल लोकेशन है वो हमेशा दिल्ली के ऊपर ही फोकस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय पथ में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि संचार उपग्रह की बात हो रही है तो एकदम से दिमाग में आएगा आयनोस्फीयर, नहीं। ये बोल रहे हैं कि उपग्रह सैटेलाइट कहां पर अवस्थित किए जाते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट आयनोस्फीयर में नहीं बल्कि एक्सोस्फीयर में, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? डी, यहां पर, ठीक। वायुमंडल के ऊपर संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं क्वेश्चन है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्पना चावला जी को इस कथन का श्रेय दिया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो गया? कल्पना चावला। क्या बोला था उन्होंने? आई एम ए सिटीजन ऑफ मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया, निम्न ABCD को बनाने का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए के कूट में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन तो आया हुआ है 2004 में, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी ये PSLV, GSLV, ASLV इसमें दे रखी हैं, ये आज के रिस्पेक्ट में भी, जैसे हमने चंद्रयान को भेजा तो उसमें क्या किसको यूज किया, ठीक है। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि चंद्रयान में किसका यूज किया गया है, PSLV का, GSLV का, किसका यूज किया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनका ऑर्डर आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है? SAPG, ठीक है, SAPG से याद रख लीजिएगा, SAPG। तो सबसे पहले SLV, फिर ASLV, फिर PSLV और लास्ट में GSLV, ठीक है। तो ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा कि कब कौन सा पहले बना। तो लेटेस्ट कौन सी हो गई? लेटेस्ट हो गई GSLV, ठीक है। और इसे GSLV का एक निकनेम भी है बॉय करके, तो मुझे बताइए कि GSLV को किस निकनेम से जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में स्थित है, जो अवस्थित है। हासन कहाँ पर है? कर्नाटक में, बेंगलोर से थोड़ी ही दूर पर है, ठीक है। इसलिए इसे कर्नाटक में बनाया गया क्योंकि इसरो का सेंटर कहाँ पे? बेंगलोर में है, ठीक है। कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक में आता है ना, तो इसरो से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही हासन में इस फैसिलिटी को बनाया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया? कर्नाटका में। क्लियर? तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए ये बड़े बड़े से डिस्क लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। ये फोटो लगा है इसका। इनके सभी के आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी इंपॉर्टेंट है, उनके एक बार नोट्स बना लीजिएगा, स्पेशली सेंटर्स की कि कौन सा सेंटर कहाँ पे है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा,
अब है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, तो हमने अभी ऊपर लिस्ट में देखा था, ठीक है, अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, इंडियन रिमोट सेंसिंग मतलब, तो हैदराबाद में है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र, तो ये कहाँ पर, श्रीहरिकोटा में, ये गलत है, ठीक है। और विक्रम साराभाई ये तिरुवनंतपुरम में, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अच्छा मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है बताइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, तो ये नहीं है, हरिकोटा में नहीं है, कहाँ पर है, ये है थुम्बा में, ठीक है, ये इधर वाला है ये। फिर है ISRO मतलब इसरो, इसरो कहाँ पर है, बेंगलुरु में, तो ये नीचे वाले का। उसके बाद SHRO मतलब सतीश धवन स्पेस, तो ये कहाँ पर, ये श्रीहरिकोटा में। और लास्ट में स्पेस एप्लीकेशन अहमदाबाद में, ठीक है, तो ये लास्ट वाला सही हो गया। क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा सुमेलित है। फिर है थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र स्थित है, तो थुम्बा कहाँ पर, हमने देखा था केरल, तिरुवनंतपुरम में थुम्बा, ठीक है, तो कहाँ पर, केरल में। आंसर इसका डी हो गया। अब है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, निकट अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर कहाँ पर अवस्थित है, ये है पुलिकट लेक के किनारे। तो आप देखिए, ये मैं मैप दिखा रही हूँ, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा आ गया, ये ग्रीन वाला, ये आ गया आंध्र प्रदेश। तो ये पुलिकट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पर है श्रीहरिकोटा, ठीक है, आप देख रहे होंगे श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक के साइड में स्थित है, ठीक है। तो जब रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और मान लीजिए फेल होने का वो है चांसेस, तो क्या है, वो वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर नहीं, लगभग सभी जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ पर है, वो सी के किनारे ही हैं स्थित, समुद्री तटों पर स्थित किए जाते हैं। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ए का हो गया कक्करपारा, क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमने जब न्यूक्लियर वाला पढ़ा था, जो लेक्चर था उसमें देखा था कि कक्करपारा कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये हो गया न्यूक्लियर। उसके बाद थुम्बा, थुम्बा क्या है, अच्छा पोखरण, पोखरण क्या है, परमाणु बम विस्फोट स्थल है, ठीक है। तो पोखरण परमाणु बम का है, तो बी का 1 हो गया, ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुसंधान से, तो हाँ रॉकेट छोड़े जाते हैं वहां से, ठीक है। अच्छा आज की क्लास में मैंने कुछ इंग्लिश क्वेश्चन स्किप किए हैं, मतलब इंग्लिश वर्जन स्किप किया है। उसका रीजन ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश के स्टूडेंट को भी इजीली समझ आ जाएंगे, उनके लिए कोई इस तरह के इंग्लिश वर्जन की जरूरत नहीं थी। और उसमें एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेंट भी है, हमें टाइम पे ये पूरी सीरीज भी खत्म करानी है, ठीक है। तो उससे थोड़ा टाइम सेविंग के लिए मैंने क्या किया है कि आज कहीं कहीं पर इसके जहाँ पर जरूरत थी वहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन डाले हैं, नहीं तो मैंने स्किप कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, तो फर्स्ट सही है, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए ध्वनिपूर्ण रॉकेटों को प्रक्षेपित करने से, तो 2 गलत है इसका, ठीक है, और 2 गलत है, तो ये वाला हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण से, तो हाँ अंतरिक्ष यान का डिजाइन भी वहां पर नहीं, डिजाइन के लिए नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से, तो हाँ रॉकेट जो SLVs होते हैं ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं और उसके बाद रॉकेट को लॉन्च करा जाता है। तो SLV बनाने का काम और रॉकेट लॉन्चिंग का काम दोनों यहाँ पर किया जाता है। तो 1 और 4 इसके सही हो गए, ठीक है, 3 गलत हो गया और 2 भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आया था, उस समय श्री डॉक्टर एस सोमनाथ जी इसरो के नए चेयरमैन बने थे, तो आज की डेट में भी यही चेयरमैन है। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि
सोमनाथ जी से पहले इसरो के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी थे वो, बहुत ही रिस्पेक्टेड है एक्चुअली। तो उनका नाम मुझे बताइए, के से नाम स्टार्ट है उनका। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 10th चेयरमैन इसरो के कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए डॉक्टर एस सोमनाथ जी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में शामिल है। तो नासा ने जितने भी अपने मिशन भेजे हैं मंगल के लिए, उनमें उन्होंने क्या पता, नासा ने क्या पता लगाया कि मंगल ग्रह पर जल, जिप्सम और मीथेन है। ठीक है, कौन कौन? वाटर, जिप्सम एंड मीथेन गैस मंगल ग्रह पर उपस्थित है। तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ठीक है, तो जीवन का अस्तित्व कब संभव है? जब ग्रह पर पानी हो। जैसे पृथ्वी है तो पानी है तभी जीवन है। ठीक है, और पानी का कहां पर मिले ट्रेसिंग? मंगल पर मिले, अभी हमने देखा। तो ए पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। तो अभी हमने देखा मंगल ग्रह पर कौन कौन सी 3 चीजें उपस्थित है? मीथेन, जिप्सम और पानी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। ठीक है, अच्छा मीथेन बृहस्पति पर भी है, तो ये विवादित ही क्वेश्चन था, पर मंगल ग्रह पर काफी क्वांटिटी में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह मतलब सैटर्न। ठीक है, तो सैटर्न पर कौन सी गैस मिलती है? मीथेन मिलती है सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है? ठीक है, चंद्रमा पर जल, पहले किस पर था? मंगल पर जल, और अब चंद्रमा पर जल। तो कौन सा है अंतरिक्ष यान? वो है सोफिया। ठीक है, और भारत के जो अंतरिक्ष यान है चंद्रयान 3, वो कहां पर गए हैं जल का पता लगाने? बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में बताइए। चंद्रमा के कौन से पोल पर जल का पता लगाने के लिए भेजा गया है चंद्रयान 3 को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? तो किस पर चला था? ये मंगल पर। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। तो इस तरह का इमेज आया था कुछ, जिससे वो अनुमान लगा रहे थे कि मंगल पर भी एक विशालकाय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो देखिए आप नीचे फोटो देख रहे होंगे, ब्लैक होल का फोटो है। तो कौन, किसने इसको प्रतिपादित किया था? नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, एस चंद्रशेखर। तो चंद्रमा आ रहा है ना, तो चंद्रमा को रिलेट कर लीजिएगा कि चंद्रमा भी स्पेस में है और ब्लैक होल भी स्पेस में ही है। तो श्याम वीवर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम वीवर का इंग्लिश मतलब ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या होता है? हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक तो नहीं, सूर्य पर एक धब्बा नहीं, आर्कटिक की एक जगह ये भी नहीं, सिमट गया तारा। तो ये होता है, ठीक है, एक संकुचित बहुत ही उच्च घनत्व का तारा है ब्लैक होल, या कृष्ण विवर या श्याम विवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसका घनत्व इतना ज्यादा है और इसका गुरुत्वीय बल इतना ज्यादा है कि ये प्रकाश को भी अपने से पार नहीं जाने देता। ठीक है, तो आप बीच में ये काला काला देख रहे होंगे ना, इसके चारों तरफ तो लाइट है, लेकिन जब बीच में लाइट भी नहीं है, बीच से लाइट गायब हो गई, इसका मतलब लाइट को इसने अपने अंदर खींच लिया। ठीक है, तो जैसे भंवर होती है ना, तो भंवर टाइप से कि भंवर के अंदर लाइट भी फंस गई जाके, तो ब्लैक होल बना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो जब भी आपने कॉमेट्स देखा होगा, इस तरह से ही देखा होगा कि निकल के बाहर जा रहा है, अर्थ के साइड में इसका ये गोलाकार पार्ट रहता है। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कि धूमकेतु गिरने वाला है अर्थ पर, तो कैसे फोटो रहता है, ये अर्थ है और ये यूं गोल सी इसकी नोक जो है वो अर्थ की साइड रहती है, और इसकी पूंछ जो रहती है वो पीछे साइड। तो पूंछ जब पीछे साइड है, तो जहां से निकलेगा वहां क्या होगा, इसकी हमेशा पूंछ होगी। ठीक है, तो हमेशा ये सूर्य से दूर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और पृथ्वी के पास आ रहा है, तो जो राउंड इसका हेड है वो पृथ्वी की डायरेक्शन में होगा, और पूंछ हमेशा सन की डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है?
तो जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है जेट, जैसे बहुत हाई डेंसिटी की हाई एक्सीलरेशन के, जैसे आपने रॉकेट को देखा होगा, रॉकेट भी सेम उस पर काम करता है। तो क्या है, बहुत ही हाई पुश फोर्स लगता है और उसकी वजह से वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। तो नीचे ये देख लीजिए, जो गर्म गैस का एक तेज गति वाला जेट छोड़ता है, ठीक है। जेट इंजन एक प्रकार का प्रतिक्रिया इंजन है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया होती है इसमें, जो पुश लगता है उसकी प्रतिक्रिया में ये ऊपर उठता है। जो गर्म गैस का एक तेज गति वाला जेट छोड़ता है और जेट प्रणोदन द्वारा प्रणोद उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। तो जैसे जेट, तो संवेग संरक्षण पर काम करता है रॉकेट भी, ठीक है। तो ये देखिए फोटो है ना इसकी, तो ये नीचे जो आग जल रही है ये पुश कर रहा है, ये नीचे जब पुश हुआ तो इसकी वजह से ये आग ने नीचे पुश करा और इसकी वजह से प्रतिक्रिया में ये ऊपर की ओर उठ के चला जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो नाम तो इसका ब्लैक बॉक्स है पर इसका रंग होता है ऑरेंज, ठीक है, काला, सॉरी नारंगी। तो याद रखिएगा आंसर डी, ठीक है। तो इस तरह का दिखता है ब्लैक बॉक्स, इसमें देखा होगा फ्लाइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन। तो जैसे कि कभी फ्लाइट में दुर्घटनाएं हो जाती है ना, तो उसका ब्लैक बॉक्स चेक किया जाता है दुर्घटना के बाद। तो उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है कि जैसे इंजन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गई या अंदर कैसे क्या चल रहा था, जो वीडियो जो कैमराज लगे रहते होंगे, तो सारी रिकॉर्डिंग उसमें फीड हो जाती है, उससे पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल दुर्घटना का कारण क्या था। नेक्स्ट है स्ट्रैटेलाइट होता है। तो देखिए स्ट्रैटेलाइट किसका परिवर्तित रूप है, सैटेलाइट को चेंज करके क्या कन्वर्ट करके बना दिया सैटेलाइट, सैटेलाइट स्ट्रैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट तो ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में या मिडिल अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहती है, पर स्ट्रैटेलाइट कहाँ पे रहेगी, स्ट्रैटोस्फीयर में रहेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर रहेगी, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायुपोत है, क्या है, स्ट्रैटेलाइट है, ठीक है। तो इस तरह का है ये स्ट्रैटेलाइट, पिक्चर लगी है इसकी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो देखिए इस तरह की प्रौद्योगिकी को क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। और इसका उपयोग ज्यादातर कहाँ होता है, रॉकेट के फ्यूल बनाने के लिए होता है। रॉकेट में जो ईंधन का यूज करते हैं उसे क्रायोजेनिक तकनीक पर बनाया जाता है। और क्रायोजेनिक जब भी शब्द आए, ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक हमेशा बहुत ही कम ताप से संबंधित होता है। वेरी लो टेम्परेचर इज रिलेटेड विथ क्रायोजेनिक वर्ड, ठीक है। तो क्रायोजेनिक हो गया इसका आंसर। फिर है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो निम्न तापी इंजनों का कहाँ होता है, ये होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी का मतलब क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। तो ये हो गया रॉकेट टेक्नोलॉजी। फिर क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो अब देखिए सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह का मतलब सैटेलाइट, एक बार रॉकेट ले गया ऊपर, छोड़ दिया। अब देखिए उसमें फ्यूल मान लीजिए अगर डाल भी दिया, जैसे बिजली है या वो बैटरी लगा दी, तो कितने दिन तक चलेंगी, है ना। उसे तो सालों साल काम करते रहते हैं सैटेलाइट जो होते हैं, एक बार छोड़ दिया फिर तो वो कई साल तक मतलब वर्क करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, इनके ऊपर इस तरह के ये जो पंख देख रहे हैं ना सैटेलाइट के, ये सोलर पैनल है, ठीक है। तो ऐसे सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं। तो ऊपर तो सन हमेशा सनलाइट रहती है, तो वो इससे एनर्जी लेते रहते हैं, रिचार्ज होते रहते हैं सोलर सेल, और ये सैटेलाइट अपना वर्क करता रहता है, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत कहाँ से आती है, वो आती है सौर सेलों से, ठीक है। आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेन कौन सी संस्था है, जब भी रक्षा की बात आए तो हेड कौन सी है, रक्षा प्रौद्योगिकी, यानी मिसाइल बनाना, जेट एयरवेज बनाना, ठीक है, जेट क्या बोलते हैं, जेट प्लेन बनाना, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, पनडुब्बियों है, ठीक है। तो ये सब कौन बनाता है, डीआरडीओ बनाता है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है, तो देखिए रक्षा से संबंधित बात है। तो भारत क्या है, भारत के चारों तरफ जमीन भी है, पानी भी है, ठीक है, और वायु तो सभी के ऊपर ही है। तो क्या है कि इसको तीनों के फील्ड में जो भी
हथियार बनेंगे, उनसे रिलेटेड जो वर्क करेगा वो DRDO करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भूमि, जल और वायु से संबंधित मिसाइल्स, पनडुब्बियां या एयरक्राफ्ट्स का निर्माण जो है वो DRDO के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप जब भी देखते होंगे ना, स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण किया, स्वदेशी एयरक्राफ्ट का निर्माण किया, स्वदेशी टैंक का निर्माण किया, तो उन सब वो सब किससे रिलेटेड रहते हैं, वो DRDO से, ठीक है। अच्छा, अब जो मिसाइल्स होती हैं वो मिसाइल्स किस तरह की होती है, मिसाइल्स भी कई तरह की होती हैं, ठीक है। तो एक तो तरह होता है इसका सतह से सतह हवा में मारने वाली, ठीक है। सतह मतलब लैंड से एयर पे अटैक करेंगी, ठीक है। तो जैसे दुश्मन कंट्री का एयरक्राफ्ट ने हम पे हमला करा तो ये वाली मिसाइल क्या है, हम चलाएंगे जैसे, और इसके एग्जांपल क्या है, जैसे आकाश MRSM है, तो इनको क्या करेंगे, उस केस में हम इन दो तरह की मिसाइल लॉन्च करेंगे। दूसरी है हवा से हवा में मारने वाली, जो एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाएंगी। भाई हवा से हवा में मारना है तो मिसाइल को भी एयरक्राफ्ट के अंदर रखना पड़ेगा ना हमें, तो ऊपर से ऊपर ही वो हवा में ही मारेंगी। तो क्या है, ये अस्त्र है, ठीक है। इसका नाम है, एक एग्जाम्पल है तो कई, पर जो मेन इंपॉर्टेंट है उनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं। तीसरा टाइप है, ये हो गई हवा से सतह से हवा, हवा में हवा से हवा। फिर है सतह से सतह, मतलब लैंड से लैंड में, ठीक है, जमीन से जमीन में जो मार सकती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अग्नि, ठीक है, और है पृथ्वी और है ब्रह्मोस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, इंटरसेप्टर मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। उसके बाद क्रूज मिसाइल्स है जो क्रूज से दागी जाती हैं। फिर है पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली, ठीक है, अंडर वाटर जो मिसाइल्स हैं, और एंटी टैंक मिसाइल्स, ठीक है। तो ये कई तरह की मिसाइल्स हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो पृथ्वी कौन सी है, पृथ्वी है सतह से सतह, ठीक है, नामी है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, अर्थ, लैंड, ग्राउंड, ठीक है। तो सतह से सतह हो गई, तो A का 3 हो गया। उसके बाद त्रिशूल क्या है, त्रिशूल है सतह से वायु, ठीक है, तो B का 4 हो गया। पिनाका, पिनाका क्या है, ये है, पिनाका का फोटो लगा है, ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है, पिनाका। तो C का 1 हो गया, तो C का 1। अच्छा देखिए, अगर आपको सिर्फ पिनाका भी पता था ना तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। अगर C का 1 हो कर देंगे तो इसका आंसर B आ जाएगा, ठीक है। तो A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2, ठीक है। तो निशांत क्या है, युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, त्रिशूल सतह से सतह, तो ये गलत है, ठीक है। पृथ्वी सतह से वायु, पृथ्वी अभी हमने देखा क्या थी, सतह से सतह थी, ठीक है। उसके बाद उल्टा है एक्चुअली, ये दोनों एक दूसरे के लिख दिए हैं। पिनाका हल्का वायु युद्धक तो नहीं, पिनाका क्या था, रॉकेट लॉन्चर था। और नाग नाग क्या है, प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें, नाग सही सुमेलित है। अच्छा, नाग जो है वो इस तरह का है, ठीक है, ये फोटो लगी है नाग की, मिसाइल की। तो ये क्या है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, कि एक बार दाग दो और भूल जाओ, और उसके बाद टारगेट सेट कर दिया जाता है इसमें पहले से ही, और ये अपना टारगेट खुद ही ढूंढ के उसके पीछे 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 वो लग जाएगा और टारगेट को ध्वस्त कर देगा, ठीक है। तो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर नाग काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो क्या है, इसमें है त्रिशूल क्या है, त्रिशूल क्या था, सतह से वायु वाला, ठीक है। तो A का लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए कि हम जमीन पे खड़े हैं और ऊपर हमने त्रिशूल फेंक के मारा, ठीक है। तो जमीन से और सतह से लेके लैंड टू एयर हो गया वो, ठीक है। पृथ्वी हमने देखा ही सतह से सतह, ठीक है। तो B का 4 हो गया, तो A का 3 और B का 4, तो आंसर क्या हो गया, C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने देखा ये चलिए नेक्स्ट है अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है, ठीक है। तो ये अग्नि 5 भी करंट का ही क्वेश्चन था, 2015 में आया है ये। तो इसमें इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, तो
तो हाँ बिल्कुल, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है, तो ये भी सही है। और एक्सटेंडेड कितनी है, एक्सटेंडेड बताइए 8000 किलोमीटर, ठीक है। ये पीछे देख रहे होंगे आप, फोटोज में लिखा है 5500 से 8000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। यह दुश्मनों की राडार की पहुंच से बाहर रहेगी, बिल्कुल सही। इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे दुश्मन का राडार, ठीक है। और पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, तो यही गलत है। इसे हमने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है, ठीक है। तो अग्नि 5 पूरी तरह से इंडिया के द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज तकनीक से विकसित तेजस है। तेजस क्या है, तेजस ये है एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्या है ये, एक हल्का लड़ाकू विमान। क्लियर। फिर है एडमिरल गोर्शकोव, क्या है, तो एडमिरल गोर्शकोव नाम से ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी सेना का कोई रैंक है एडमिरल, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है नौसैनिक विमान वाहक जहाज, ठीक है। ये है, तो ये इस पर विमान को भी कैरी कर सकता है, ये जहाज इतना बड़ा है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। देखिए करंट का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ है, ठीक है। तो किसको शामिल किया है, INS वागीर को शामिल किया गया है। फिर है ब्रह्मास या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। अब देखो ब्रह्मोस में ना दो चीज छुपी हुई हैं, एक तो ब्रह्म और मॉस, ठीक है। तो एक तो ब्रह्म और दूसरा मॉस, ठीक है। तो ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्र जो कि है भारत की नदी, और मॉस का मतलब है मॉस्कोवा, ठीक है। मॉस्कोवा जो कि है रूस की नदी, ठीक है। तो ब्रह्मोस रूस और इंडिया ने मिलकर बनाई है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, भारत और रूस द्वारा, ठीक है। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, ठीक है। तो किसका किया था, ये पता नहीं घटना चक्र में क्यों दे रखा था क्वेश्चन, तो ये 2016 में आया है पर ऊपर 2020। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं कि कब किसको किया गया था इसका परीक्षण। इसका आंसर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है, ठीक है, कौन सा एयरक्राफ्ट नहीं है। तो इसमें से जो आंसर था वो था सारथ। सारथ क्या है, इस तरह का टैंकर है, ठीक है। ये आप फोटो देख रहे होंगे, इसका नाम है सारथ, BMP-2। फिर क्वेश्चन है स्लाइनेक्स 2 क्या है, ठीक है। तो स्लाइनेक्स में दो वर्ड है, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। और ये क्या है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है इसकी, ठीक है। तो इसका क्या है, आंसर हो गया बी, भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,